हेलो गाइस, फैटी एसिड डिनोवो सिंथेसिस को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो साइट है इसकी वो है लीवर, लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड, कुछ एक्सटेंट में ये हमारे पास एडिपोज टिश्यू में भी होती है। ठीक हो गया। ये हमारे पास एक एंडरगोनिक और रिडक्टिव प्रोसेस है। एंडरगोनिक इस लिहाज से क्योंकि इसे एनर्जी रिक्वायर होती है जो कि एटीपी सप्लाई करता है। ठीक है, उसी तरह इसे रिडक्टिव इसलिए क्योंकि इसे रिड्यूसिंग एजेंट्स चाहिए हो जो कि हमारे पास है NADPH। ठीक हो गया। अब हमें फैटी एसिड को सिंथेसाइज करने के लिए ना हमें साइटोसोल में एसिटाइल कोए चाहिए। हमारे पास जो एसिटाइल कोए है ना वो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। हमने पढ़ा था एक एंजाइम है जिसका नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। वो क्या करता है, वो पायरुवेट को कन्वर्ट कर देता है एसिटाइल कोए में। तो जो एसिटाइल कोए बना है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, तो उसे क्रॉस करना पड़ेगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को और वो साइटोसोल में आएगा। जो कोए का पोर्शन होता है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर ही नहीं सकता। ठीक है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कोए को जाने नहीं देती, तो फिर हमें एक शटल की ज़रूरत पड़ेगी जो कि इस दफ़ा हमारे पास है सिट्रेट शटल। जबकि हमने उसमें पढ़ा था, जब हमने बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ी थी, हमने वहाँ पर पढ़ी थी कार्निटीन शटल। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं होता क्या है। जब क्रेब्स साइकिल बार होता है ना तो हमारे पास एटीपी का लेवल इंक्रीज कर जाता है। एटीपी हमारे पास एलोस्टेरिक इनहिबिटर था किस एंजाइम का, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज का। वो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट कर देता है और हमारे पास एज अ रिजल्ट क्या होता है कि सिट्रेट और आइसोसिट्रेट के लेवल इंक्रीज कर जाते हैं। अब जो सिट्रेट का लेवल इंक्रीज किया वो क्या करेगा, वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। ठीक है, और हमारे पास आ जाएगा साइटोसोल में। ठीक हो गया। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कोई रुकावट नहीं करती। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ये वाला रिएक्शन था, ये इसका एंजाइम था सिट्रेट सिंथेस। और अब जो हमारे पास जब ये साइटोसोल में आ गया सिट्रेट, तो यहाँ पर एंजाइम इस पर एक्ट करेगा जिसका नाम होगा ATP सिट्रेट लाइएज। ये इसे क्या करेगा, ये ATP की प्रेजेंट में ATP को तोड़ के ADP बनाएगा और जो सिट्रेट है उसकी ब्रेकडाउन कर देगा। सिट्रेट जब ब्रेकडाउन होगा तो हमारे पास क्या बनाएगा, ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल कोए। अब हमारे पास एसिटाइल कोए साइटोसोल में आ चुका है। अब हमारे पास ATP का लेवल भी इंक्रीज है, हमने पढ़ा हुआ है। और तो अब हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं फैटी एसिड की सिंथेसिस के लिए। ओके, ठीक है। अब हमारे पास जो एसिटाइल कोए आ चुका, अब उसको क्या होगा, यहाँ पर इस पर एंजाइम एक्ट करेगा जिसका नाम होगा एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज। वो इसे कन्वर्ट कर देगा मेलोनाइल कोए में। ठीक है, ये जो ACC है ना, इसे चाहिए होता है हमारे पास बायोटीन। ठीक है, जो कि इसके लाइजाइल रेजिड्यू के साथ अटैच होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बाइकार्बोनेट भी आएगा, वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ठीक है, और वो हमारे पास कार्बोक्सिलेशन में इन्वॉल्व हो रहा है। इसी तरह हमारे पास ATP है, उसकी ब्रेकडाउन होगी, वो कन्वर्ट होगा ADP में और हमारे पास एनर्जी यूटिलाइज होगी। ठीक है, अब इस एंजाइम की रेगुलेशन, इसकी दो तरह से रेगुलेशन होती है, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में हम आगे देखेंगे, शॉर्ट टर्म में हमारे पास 2 पॉइंट्स आते हैं, एक एलोस्टेरिक और दूसरा कोवलेंट। एलोस्टेरिक रेगुलेशन में ये क्या, जो हमारे पास इनएक्टिव होता है ये प्रोटोनोमर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इस और जब ये एक्टिव होगा तो ये पॉलीमर की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर इसको एलोस्टेरिक जो इसका एक्टिवेट होता है वो होता है सिट्रेट, वही है हाई एनर्जी प्रोडक्ट जो हमारे पास क्रेब्स साइकिल से आया बाहर की तरफ। ठीक है ना, और हमारे पास पाल्मिटाइल कोए जो हमारे पास इसका यानी सिंथेसिस का जो हमारे पास डिनोवो सिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है ना वो इसका एलोस्टेरिक इनहिबिटर है। ठीक हो गया, तो वो इसे इनएक्टिवेट कर देता है। और जो हमारे पास है क्या नाम है, पाल्मिटाइल कोए, और जो हमारे पास सिट्रेट है ना वो इसको एक्टिव करता है। ओके, कोवलेंट रेगुलेशन देखते हैं। अगर इसकी फॉस्फोराइलेशन हो इस एंजाइम की तो ये इनएक्टिव हो जाता है, और अगर इसकी डीफॉस्फोराइलेशन हो तो ये एक्टिव हो जाता है। इसकी फॉस्फोराइलेशन करवाता कौन है, AMPK। ठीक है, अब AMPK की AMPK पे हमारे पास जो होता है ना, इसकी भी फर्दर रेगुलेशन हो रही होती है AMPK की। ठीक है, अब इसकी एलोस्टेरिक भी हो सकती है और कोवलेंट भी हो सकती है। एलोस्टेरिक किस तरह होगी, इसका AMP यानी AMP का लेवल इंक्रीज करेगा तो इसकी क्या हो जाएगी, एक्टिवेशन हो जाएगी, ये फर्दर इसको इनएक्टिवेट कर देगा। ठीक हो गया, बात सिंपल है। अगर या फिर हमारे पास जो दूसरा है कोवलेंट रेगुलेशन भी हो सकती है, यानी इसे एंजाइम की फॉस्फोराइलेशन हो जाए तो ये एक्टिव हो जाएगा। तो फॉस्फोराइलेशन करवा कौन रहा है, AMPK काइनेसिस। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास जो ग्लूकागोन है और एपिनेफ्रिन है, ये भी हमारे पास इस एंजाइम को एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, और एज अ रिजल्ट ACC को क्या कर देंगे, इनएक्टिव। वो किस तरह करते हैं, आपने पढ़ा होगा, ग्लूकागोन अपने जाकर रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, साइक्लिक AMP का लेवल इंक्रीज करता है। साइक्लिक AMP का जब लेवल इंक्रीज करता है तो वो क्या कर देता है, PKA को एक्टिवेट कर देता है। जब PKA एक्टिवेट होता है तो वो क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन करवा देता है AMPK की। ठीक है, जब वो इसकी फॉस्फोराइलेशन करवाएगा तो जाहिर सी बात है ACC की ये फॉस्फोराइलेशन करा देगा, और ACC की जब फॉस्फोराइलेशन हो जाती है तो वो इनएक्टिव हो जाता है। ठीक हो गया। हाई हमारे पास अगर हम लॉन्ग टर्म रेगुलेशन में देखें तो हमारे पास अगर फैट का लेवल ज़्यादा हो रहा है और कार्ब्स कम हो रही हैं तो हमारे पास जो ACC का लेवल है वो सिंथेसिस है वो कम हो जाएगी। या अगर हमारे पास लो फैट हो और हाई कार्ब्स हो तो हमारे पास जो ACC की सिंथेसिस है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। सिंपल है ये बात। जो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं वो CREBP होता है और SREBP होता है। ठीक है, ये हमारे पास अब आ जाता है वो एंजाइम जो कि हमारे पास सिंथेसिस करवा रहा होता है, उसका नाम होता है यूकारियोटिक फैट। वो हमारे पास एंजाइम है फैटी एसिड सिंथेस। ठीक है, ये हमारे पास एक मल्टी फंक्शनल होमोडाइमेरिक हमारे पास फैटी एसिड सिंथेस है। इसकी यानी 2 डोमेन्स होंगी। ठीक है, और हमारे पास जो दोनों डोमेन है ना उसमें फर्दर ये इसके मल्टी फंक्शनल सब यूनिट्स हैं। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। अब हम सीधा रिएक्शन की तरफ चलते हैं, रिएक्शन में क्या होता है।
ये आ गया हमारे पास, ये इसका एक यूनिट होता है जिसका नाम होता है ACP एसाइल कैरियर प्रोटीन, ठीक हो गया ना। ये इसका थायोल ग्रुप है, ये ऊपर एक सिस्टीन रेजिड्यू है, इसका ये थायोल ग्रुप है। सबसे पहले जो सिंथेसिस के स्टार्ट होने के लिए ना हमें एक एसिटाइल कोए का मॉलिक्यूल चाहिए होता है। एसिटाइल कोए अपना एसिटाइल देता है और कोए बाहर निकल जाता है। जो एसिटाइल होता है ना वो जाता है ACP का जो थायोल ग्रुप है उसके पास, ये देखें, ठीक हो गया। अब क्या होगा, ये ना टेम्पररी तौर पे ना आर्जी तौर पे ना ये ऊपर वाली एक होल्डिंग साइड पे चला जाता है, ठीक है, और ये साइड खाली हो जाती है, ये ऊपर चला गया थायोल ग्रुप के पास सिस्टीन के, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा मेलोनाइल कोए, वही जो मेलोनाइल कोए आपने यहाँ पे नीचे नहीं बनाया था, ये रहा, ये आ गया। अब ये आएगा, ये आके इसी थायोल ग्रुप के साथ आके अटैच होगा, ठीक है। अभी जब इसके साथ आके अटैच हुआ ना तो इन दोनों के ऊपर और नीचे कंडेंसेशन होगी। कंडेंसेशन होने से ना एक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे 4 कार्बन वाला एक इंटरमीडिएट बन जाएगा, ठीक हो गया। अब ये क्या होगा, ये देखें यहाँ पर एक कीटोन ग्रुप है, ठीक है। इस कीटोन ग्रुप में हमारे पास 2, यहाँ पर हमारे पास इसकी रिडक्शन हो जाएगी। रिडक्शन होने से हमारे पास यहाँ तक आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था 12th क्लास में कि हमारे पास एक हाइड्रोजन ऊपर आ गया, एक हाइड्रोजन इधर आके अटैच हो जाएगा, ये ऊपर क्या बन गया, अल्कोहल ग्रुप हो गया। यहाँ पर हमारे पास आया NADPH, ठीक हो गया, वो कन्वर्ट हो गया NADP, ये हमारे पास एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए हमारे पास आके हाइड्रोजन दिए हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, आगे क्या होगा, एक वाटर की रिमूवल होगी। जब वाटर की रिमूवल पड़ी थी हमने पढ़ा था एक OH चला गया, एक तरफ से दूसरी तरफ से H चला गया, बीच में हमारे पास क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आगे चलें, आगे की तरफ क्या होगा, फिर रिडक्शन हुई है, 2 हाइड्रोजन की एडिशन हो गया। यहाँ पर देखें एक ये जो था H यहाँ पर आ गया, इसके साथ भी और इसके साथ भी H आ गया, ठीक है, और ये जो डबल बॉन्ड है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह अब ये फर्दर आ गया, अब फर्दर वही रिएक्शन होगा, ये ऊपर चला जाएगा टेम्परेरी तौर पर, और फिर यहाँ पर आके मेलोनाइल कोए का मॉलिक्यूल अटैच होगा, फिर वही कंडेंसेशन होगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल होगी, फिर रिडक्शन होगी, फिर हमारे पास वाटर की रिमूवल होगी, फिर रिडक्शन होगी, फिर हमारे पास होगा, फिर वही फर्दर होता रहेंगे और एज अ रिजल्ट हमारे पास जो प्राइमरी प्रोडक्ट बनता है इसका वो होता है क्या, पाल्मिटाइल कोए। हमारे पास जो पाल्मिटेट है ना, हमारे पास पाल्मिटिक एसिड बन जाएगा, ठीक हो क्या। अब हमें इस रिएक्शन को करने के लिए आपने देखा है, ये देखें NADP चाहिए, यहाँ पर भी NADP चाहिए, ठीक है। तो हमें इस एक पाल्मिटेट के मॉलिक्यूल बनाने के लिए ना हमें 14 NADPH की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। अब हमने पढ़ा था पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में कि एक जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल जाता है ना पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में, तो हमारे पास 2 NADPH बनते हैं, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं एक और सोर्स भी है हमारे पास NADPH बनाने का, वो ही क्या है, पाल्मिटेट जब कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, इंजाइम का नाम है मेलिक इंजाइम। पूरा नाम क्या है, दूसरा नाम हमारे पास है NADP डिपेंडेंट मेलेट डिहाइड्रोजनेस। यहाँ पर देखें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल हो रही है, लेकिन NADP कन्वर्ट हो रहा है NADPH और H+ में, ठीक है। अब अगर हमने 16 से भी ज़्यादा चेन को लंबा करना है, जैसे कि हमारे पास कुछ ब्रेन में फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं उनके लिपिड्स में, तो फिर क्या होगा, जो हमारे पास रिएक्शन होंगे वो कहाँ पर होंगे, SCR में, ठीक है। हमें सेपरेट एंजाइम्स चाहिए होंगे, यानी FAS सिर्फ यहाँ तक ही बनाएगा फैटी एसिड सिंथेस, हमें फर्दर एंजाइम्स की भी रिक्वायरमेंट होगी, और उसके अलावा हमारे पास चाहिए होंगे हमें मेलोनाइल कोए में कोए चाहिए होगा और NADPH भी चाहिए होगा, ठीक है। अगर हमने चेन को डिसैचुरेट करना है यानी डबल बॉन्ड बनाना है, ठीक है, तो कहाँ पर साइट क्या होगी, SCR, एंजाइम के नाम क्या होंगे, फैटी एसाइल कोए डिसैचुरेसेस होंगे हमारे पास। रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ों की होगी, ऑक्सीजन चाहिए होगा, NADH चाहिए होगा, FAD लिंक्ड रिडक्टेजेस चाहिए होंगे, हमारे पास साइटोक्रोम B5 चाहिए होगा, और हमारे पास चेन की डिसैचुरेशन हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास हमारी बॉडी में कुछ ही तरह के डिसैचुरेशंस प्रेजेंट होते हैं, तो वो हमारे पास उन्हीं जगहों पे हमारे पास उन्हीं कार्बन के साथ डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो हमने इसमें पूरी वीडियो में फैटी एसिड डी नोवो सिंथेसिस कंप्लीट किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।